Oil a system of medicine, the new era of electrohomeopathy, a study guidance center, pathology of abnormal structure abnormalities, part 4. Welcome all participants and attendants. Okay, sure. Abnormal structure abnormalities. First, brain tumor. Definition: an abnormal growth of cells in our around the brain. यहाँ पर हमारी आज जो स्टडी है वो एब नॉर्मल स्ट्रक्चर पे है, जो हमारे शरीर की जो बनावट है उसमें किसी तरीके की चेंजेस आ जाना। नॉर्मल कंडीशन में होगी तो उसे हम नॉर्मल व्यू में रखेंगे, लेकिन जैसे भी कुछ कम या ज़्यादा हो जाए, नेगेटिव या पॉजिटिव की तरफ टर्न होती है हमारी बॉडी या हमारा स्ट्रक्चर, तो उसे एब नॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं। एब नॉर्मल स्ट्रक्चर का यहाँ पे हम सेक्शन ब्रेन को ले रहे हैं फर्स्ट टाइम, जिसके डेफिनेशन है एबनॉर्मल स्ट्रक्चर की: एन एबनॉर्मल ग्रोथ, कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स इन और अराउंड द ब्रेन, कोई भी सेल्स ग्रोथ जो ब्रेन के चारों दिशा में या किसी भी हिस्से में हो रही हो, उसे एबनॉर्मल स्ट्रक्चर या एबनॉर्मल ग्रोथ भी कह सकते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स अपनी नॉर्मल कंडीशन से हटकर किसी भी सेल्स के डिवीज़न होना या डिस्ट्रॉय होना, नॉर्मल, नेगेटिव और पॉजिटिव, बोथ आर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज कहा जाएगा। कॉज, कारण जो इसका है, जेनेटिक हो सकता है, म्यूटेशंस, रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। बॉडी के किसी भी हिस्से में यहाँ पे हम कहेंगे एबनॉर्मलिटीज तीन तरीके से आती है। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकती है, रेडिएशन एक्सपोजर्स की वजह से हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री से भी आ सकती है। कुछ पर्सनल होती है, इन्वायरमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ होती है, कुछ हमारी हेरिडिटी से आती है, इन्वायरमेंट से आती है या हमारी हैबिट से आती है। तो यहाँ पर जो ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें जेनेटिक म्यूटेशंस इन्वॉल्व है, रेडिएशन एक्सपोजर इन्वॉल्व है, फैमिली हिस्ट्री इन्वॉल्व है। ठीक है। टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं एबनॉर्मलिटीज ब्रेन के अंदर: बेनाइन, जिसे नॉन कैंसरस कहते हैं, या ध्यान रखें बेनाइन। बेनाइन जो ट्यूमर्स होंगे, जो गांठें होंगी, वो नॉन कैंसरस होंगी। ब्रेन के अंदर जो होंगी उसका नाम मैनेंजुमा कहते हैं। ये मैनेंजुमा फर्स्ट टाइम हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में फर्स्ट केस में मिला था, जिसे हमने फर्स्ट टाइम ट्रीट किया, और 15 डेज़ के ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट बेड से उठ करके खुद अपनी ज़रूरतों को पूरा करता हो गया। मैगलेलैंड कैंसर्स, फॉर एग्जांपल ग्लियोब्लास्टोमा, जिसे सादा ट्यूमर कैंसर कहते हैं, मैलिग्नेंट ग्लियोब्लास्टोमा, जो बढ़ने वाला है, टॉक्सिन्स है, जिसे तेज़ी के साथ ग्रोथ करता है और साइलेंट ग्रोथ करता है। जब इसका प्रेशर ब्रेन के हिस्से पे पड़ना शुरू होता है तो अब धीमे धीमे हमारे सिम्टम्स आते हैं, वरना ये स्लोली स्लोली हेडेक के शक्ल में बढ़ता चला जाता है। हेडेक दोनों में होगा, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन साइलेंट की तरीके से बढ़ती हैं और सडनली पता चलता है कि ये कैंसर हमें फॉर्म हो गया। ठीक है। सिम्टम्स: हेडेक्स, वर्स इन द मॉर्निंग,
सुबह के वक्त सर में दर्द होना, वॉमिटिंग, सीजरस, विजन्स, हियरिंग लॉस, बिहेवियर चेंजेस। इनके सिम्टम्स क्या होंगे? हेडेक होगी मॉर्निंग के वक्त, वॉमिटिंग होगी, विजन लॉस होगा, हियरिंग लॉस होगा, बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर्स पड़े होते हैं और कुछ नॉर्मल लोग, पब्लिक देखती है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जानने के बाद लेक्चर के, तो वो अपने में अंदर एक फेयर सा डर सा लेती है कि कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हो गया। लेकिन एक मामूली जो हेडेक है, जो आज शुरू हो रहा है, जिसे हम मामूली समझते हैं और रियल में भी वो मामूली है, सिंपल है, लेकिन अगर उसमें लापरवाही की जाए, तो अगर वो सर दर्द है या हेडेक है, तो आगे जा कर के मेनिंजियोमा भी डायग्नोस हो सकता है और कैंसर भी, ब्रेन कैंसर भी डायग्नोस हो सकता है। ओके, इन दोनों में से किसी भी तरीके में जब हम सही ट्रीटमेंट कंटिन्यू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से देंगे, तो इनिशियल स्टेज में ये एज ए एब्सेस, लाइक ए एब्सेस हम ट्रीट कर पाएंगे, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो मेनिंजियोमा हो। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हम सिम्टम सिम्टम पे ट्रीटमेंट नहीं करते, सिस्टम को फॉलो करते हैं और सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिससे कि हमारी मेडिसिन प्रॉपर वे में क्योर कर पाती है, रूट को पूरी तरीके से रिमूव कर पाती है और बॉडी को हेल्दी कर लेती है। डायग्नोसिस, इसमें एमआरआई, सीटी स्कैन, बायोप्सी, ये डायग्नोसिस के मेथड होंगे। ट्रीटमेंट्स इसमें है सर्जरी, रेडिएशन, केमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, जो अभी मॉडर्न सिस्टम में इन्वॉल्व हो रही है, मॉडर्न ट्रीटमेंट में आ रही है और इससे क्योर होते हुए देखे गए हैं। अभी जो हमारे साथ पेशेंट आ रहे हैं, ज़्यादातर सर्जरी से बचने के लिए आ रहे हैं, जिन्हें सर्जरी बताया जाता है, एक वन टाइम्स ट्राई के लिए आते हैं कि कोशिश करते हैं शायद इसमें अच्छा हो जाए। ऐसे ही पेशेंट हमारे पास अच्छे हो रहे हैं, क्योर हो रहे हैं, जिसे हम आज कह सकते हैं मॉडर्न बायोलॉजिकल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे MBHSM, मॉडर्न बायोलॉजिकल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कैंसर ट्रीटमेंट इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जैसे कि यहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट बताई गई है, सर्जरी। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए। Understanding the electrohomeopathic concept cancer. In the electrohomeopathic EH system, cancer is not viewed as a single disease but as a distributions of lymph and blood circulations. Disturbance of lymph and blood circulation. इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कैंसर को, कैंसर इज ए नॉट व्यूड ए सिंगल डिजीज। यहाँ पे कैंसर को सिंगल डिजीज नहीं माना गया, जैसे कि अदर पैथीज में माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही ऑपरेशन कर देते हैं। नॉट व्यूड एज सिंगल डिजीज बट एज डिस्टर्बेंस ऑफ लिम्फ एंड ब्लड, दोनों का डिस्टर्बेंस होता है लीडिंग टू, जो इसे बढ़ाने का काम करते हैं। अक्मुलेशन ऑफ मॉर्बिड लिम्फ, जिसमें लिम्फ अक्वायर्ड हो जाता है, सेलुलर डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन इन ऑर्गेनिक टिश्यूज में शुरू हो जाता है। डॉक्टर काउंट सीजर मैटिस डिस्क्राइब कैंसर एज अ लिम्फेटिक स्टेग्नेशन, जिसे लिम्फेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, caused by the altered electrical vital energy of the organism, caused by the altered electrical vital energy of the organism। कई बार बायोलिटिकल एनर्जी की एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी बॉडी के मैसेंजर प्रॉपर काम नहीं करते, जहाँ पर ये डिजीज़ डेवलप हो जाती है।
by the genetic, by the environment, by the exposure, by the self uh, misbehavior. Okay. Thus, treatment aims at restore lymphatic equilibrium and reestablish the dynamic vital of affected tissues. यहाँ पर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है इस तरीके से लिम्फेटिक को रिस्टोर किया जाता है और फिर से रीएस्टैब्लिश ऑफ द डायनेमिक वाइटल, और जो वाइटल फोर्स हैं, वाइटल एनर्जी है, और जिसे हम बायोटिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं, उसे रीस्टोर किया जाता है। ठीक है। सेकंड में है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक वर्क्स बाय प्योरीफाइंग द ब्लड एंड lymph, detoxification, restoring normal cells function, activating the immune deficiency defense, sorry, and regulating the temperament and vital force. Each remedy, electro-homeopathic medicine, acts organotropically and specific organ and tissues. Organ act means असर करती है organotropically means on specific organ and tissues पर, and biochemically on vital fluid. ये दो तरीके से काम करती है, एक ऑर्गेनोट्रोपिकली और दूसरा बायोकेमिकली। बायोकेमिकली का काम क्या है? वाइटल फ्लूइड्स को क्योर करना, मेंटेन करना, ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन एंड टिश्यूज को स्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करना और री जनरेट करना फंक्शन को, और प्योरीफाइंग द ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड और लिम्फ को प्योरीफाई करना मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन करना, और यहाँ पे रीस्टोरिंग नॉर्मल सेल्स फंक्शन, सेल फंक्शन के सेल फंक्शन को नॉर्मल कंडीशन में स्टोर करना। अगर एब नॉर्मल हो गया है, चाहे वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है या पॉजिटिव की तरफ, उसे रीस्टोर करता है। एक्टिवेटिंग इन इम्यून डिफेंस, ये एक्टिवेट करती है इम्यून डिफेंस को। सबसे पहला जो हमारा ट्रीटमेंट रहा है स्क्रोफुलोस 1 देने का, इसमें हम एक्टिवेट करते हैं इम्यून डिफेंस सिस्टम को। हमारी वैसे जो भी फंक्शनल मेडिसिन है, सारी फंक्शनल मेडिसिन के अंदर एक्टिवेट करती हैं इम्यून डिफेंस को, जो ऑर्गन अकॉर्डिंग फंक्शनल मेडिसिन बनाई गई है। ओके। और कई बार एटमॉस्फेयर या पर्सनल या फिर एक, जो मिसबिहेवियर कंडीशन से हमारे टेम्परामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आते हैं, तो उसे रीस्टोर करती हैं। Important notes: electrohomeopathic cancer treatment is a complementary biological therapy. ये कंप्लीट तरीके से बायोलॉजिकल थेरेपी है, नॉट ए सर्जिकल और साइटोटॉक्सिक प्रोसीजर। इसमें सर्जरी या साइटोटॉक्सिक प्रोसीजर का यूज़ नहीं होता। इट्स एम्स, इसके जो उद्देश्य हैं, आर एट रेगुलेटिंग बॉडीज वाइटल एंड फ्लूइड इक्विलिब्रियम रादर देन डिस्टोर्ड टिश्यूज। इसमें वाइटल एनर्जी को रेगुलेट करना और फ्लूइड इक्विलिब्रियम, जो हमारे फ्लूइड बॉडी में सभी को बैलेंस में रखना, जैसे कि आप हार्मोन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, और जो एंजाइम्स हैं, उन सारी बॉडी के ए टू जेड जो भी फ्लूइड्स हैं, उनको मेंटेन करना, और देन रीस्टोरिंग टिश्यूज। और स्टोर अगर टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो रहा है, लॉस हो रहा है टिश्यूज का, जिसकी वजह से आर्गन का लॉस होगा, तो वह उसको डिस्टोरिंग टिश्यूज, टिश्यूज को स्टोर करेंगे। अगर वो एक्सेस स्टोर हो रहा है तो डिस्टोर करेंगे, कम हाइपो कंडीशन में जा रहा है तो उसको भी नॉर्मल करेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से डिस्टोरिंग करेंगे। ओके। हेंस इट इज़ द, इसको हम डिस्टोरिंग टिश्यूज कहेंगे। हेंस इट इज़ शुड बी प्रैक्टिस। अब यहाँ पर हम ये नहीं लिख रहे हैं, हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, वो खुद लिख के दे रही है। हेंस इट शुड बी प्रैक्टिस्ड बाय द क्वालिफाइड
electro-homeopathic practitioners under EHMI Council guidance using authentic MATI remedies and standardized dilution and method. थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे